हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि आने वाले एनडीए एग्जाम में हम आपके फिजिक्स की पूरी तैयारी अपने पराक्रम बैच के माध्यम से करेंगे। हमारे पराक्रम बैच की सीरीज में 50 से भी अधिक लेक्चर्स उपलब्ध हैं। अगर आप सारे लेक्चर्स को अगर आप देखते हो, अपना नोट्स तैयार करते हो, तो केवल एनडीए नहीं बल्कि आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पराक्रम बैच का लेक्चर नंबर 1। देखो, पराक्रम सीरीज के लेक्चर 1 में आप पढ़ाई करोगे आप राशियों के बारे में कि राशियां क्या होती हैं, क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, मात्रक क्या होता है जिसको आप यूनिट बोलते हो, या मूल राशियां क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, मापन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में आप पढ़ोगे, वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक, और विमा क्या होती है, डायमेंशन के बारे में आप पढ़ोगे। साथ ही साथ पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं आप पढ़ोगे, विमीय सूत्र के बारे में पढ़ोगे, डायमेंशनल फार्मूला, अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं, और अदिश और सदिश राशियों का गुणा, आप इसको पढ़ोगे। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि के बारे में। राशियां किसे कहते हैं आप देखना, विभिन्न भौतिक परिघटनाओं को जिनके माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, राशियां। अब रही बात भौतिक राशियां, वे सभी राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके उनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। और देखो, भौतिक राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। आप पूछोगे इसका मतलब क्या, निर्भर करने का तात्पर्य क्या, आपको समझाएं। देखो, साइंस में खासतौर पे अक्सर भौतिक राशियां कोई भी हैं एक दूसरे पे निर्भर भी करती हैं, और निर्भर करने का 2 तरीका होता है, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आपको समझाएं, अगर मान लो 2 राशियां हैं एक्स और वाई, ठीक, अगर वाई के बढ़ने पे एक्स बढ़ गया और y के घटने पे x घट गया तो हम क्या बोलेंगे, दोनों में रिलेशन है। कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हिंदी में आप कहोगे अनुक्रमानुपाती। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि y के बढ़ने पे x घट जाए या y के घटने पे x बढ़ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और अगर y के बढ़ने पे x में कोई परिवर्तन ना हो या y के घटने पे x में कोई परिवर्तन ना हो तो फिर आप कहोगे यहां पे कि x और y में कोई रिलेशन नहीं है। आपके तमामों पड़ोसी होंगे, आसपास रहते होंगे, कुछ के यहाँ से आपके संबंध अनुक्रमानुपाती के होंगे, कुछ के यहाँ से संबंध आपके व्युत्क्रमानुपाती के होंगे। आप पूछोगे इसका मतलब क्या। कुछ ऐसे भी घर होंगे जब आपके यहाँ खुशहाली आई तो वो भी खुश हो गए, आप एग्जाम में टॉप कर गए, वो भी मिठाइयाँ बांट रहे, 4 जगह आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप दुखी हुए, वो भी बेचारे दुखी हो गए। तो उनके यहाँ से आपके यहाँ से किस प्रकार का संबंध हुआ, अनुक्रमानुपाती। और 2-4 ऐसे भी घर होंगे कि आपके यहाँ खुशहाली हुई, कोई बढ़िया काम हुआ तो उनके यहाँ मातम बन रहा है, खाना ही नहीं बन रहा है, या फिर आपके कोई दुख मुसीबत आई, उनके पटाखे फूट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, तो उनके घर से आपके घर में किस प्रकार का संबंध हुआ, व्युत्क्रमानुपाती का। और कुछ ऐसे भी घर होंगे कि आपके खुशहाली आई, आपके सामने से गुजर गए, हमसे क्या मतलब। कोई दुख मुसीबत पड़ी, आप दरवाजे पे बैठे हो, सामने से गुजर गए, आपसे पूछा भी नहीं उन्होंने, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उनके यहाँ से आपके यहाँ से रिलेशन कैसा हुआ, कोई रिलेशन नहीं है। तो उसी प्रकार से भौतिक राशियां आपस में निर्भर करती हैं, 2 प्रकार से निर्भर करती हैं, या तो अनुक्रमानुपाती या तो व्युत्क्रमानुपाती। तो उसी प्रकार से आप देखना, देखो मूल राशियां कहते हैं किसको, ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों, किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर ना करती हों, उनको हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां। और गिन के मूल राशियां जानते हो कितनी, केवल 7 हैं, अभी 8वीं नहीं है, केवल 7 है मूल राशियां। कौन कौन सी आप देखना, द्रव्यमान, दूरी, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन 7 के अलावा 8वीं मूल राशि फिलहाल अभी नहीं है। आप पूछोगे कि हम इसको कैसे माने मूल राशि। आप जानते हो ये सभी राशियां पूर्णतः स्वतंत्र हैं, किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। अन्य राशियां छोड़ो, ये आपस में भी निर्भर नहीं करती हैं। आप पूछोगे इसका मतलब क्या। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दें, मान लो द्रव्यमान और दूरी में आपको दिखाएं, आप समझना। ये पेन हमारी, अगर आपसे पूछें इसका वेट कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा, ठीक, आपने कुछ आइडिया लिया, मान लो आपने कहा 50 ग्राम, 50 ग्राम द्रव्यमान इसका, 50 ग्राम, ठीक। और अगर इसी पेन को लेके हम यहां से यहां पहुंचा दें, कुछ दूरी हमने तय करी कि नहीं करी। अब आप पूछे इसका द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा, आप कितना कहोगे, 50 ग्राम। इसको ऊपर से नीचे यहां पे ले आए, दूरी और यहां पे क्या बढ़ी, चेंज किया हमने, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होगा, 50 ग्राम। आप देख रहे हो दूरी में परिवर्तन करते जा रहे हैं, लेकिन इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका द्रव्यमान कितना, 50 ग्राम, बिल्कुल फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि द्रव्यमान दूरी पे और दूरी द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है। या उसी प्रकार से आपको समझाएं
जैसे आप देखना दूरी और समय में आप ले लो, देखो लंबाई भी तो एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की दूरी है, ऊंचाई भी तो एक प्रकार की दूरी है, उसी प्रकार त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमाप, ये सब भी एक प्रकार की क्या दूरी है। हम बहुत सिंपल सा आपसे बात करें, पेन हमारी, अगर आपसे पूछें इसकी लेंथ कितनी होगी, आपने कुछ आइडिया लगाया, आपने कहा सर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अब अगर मान लो इस वीडियो के खत्म होने पर आपसे पूछें, कुछ समय बीता कि नहीं बीता, आपसे पूछें कि इसकी लेंथ कितनी है, आप कितनी बोलोगे? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपसे पूछें इसी पेन को दिखा के इसकी लंबाई कितनी है, आप क्या बोलोगे? 10 सेंटीमीटर। आप यहां पे देख रहे हो समय बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो इसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 10 सेंटीमीटर बिल्कुल फिक्स है। इसका मतलब क्या हो कि दूरी समय पे या समय दूरी पे निर्भर नहीं करता। जिस प्रकार से आपने यहां पे देखा उसी प्रकार आपका आपस में भी सब में आप देख सकते हो। यहां पे आप यूं कह सकते हो कि ये पूर्णतः स्वतंत्र राशियां हैं, किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं और ये आपस में भी निर्भर नहीं करती हैं। इन्हीं को आप क्या कहते हो? मूल राशियां कहते हैं। और जानते हो मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। मतलब जैसे द्रव्यमान हमने किलोग्राम में व्यक्त किया, ऐसा ही पद्धति, दूरी इसको हमने क्या मीटर में व्यक्त किया, समय इसको हमने क्या सेकंड में व्यक्त किया, विद्युत धारा इसको हमने एम्पियर में व्यक्त किया, ताप इसको हम केल्विन में व्यक्त करते हैं, ज्योति तीव्रता इसको कैंडेला में व्यक्त करते हैं, पदार्थ की मात्रा इसको मोल में व्यक्त करते हैं। तो मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को आप क्या कहते हो? मूल मात्रक कहते हो। और उसी प्रकार व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को आप क्या बोलते हो? व्युत्पन्न मात्रक कहते हो। आप पूछोगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न, जिसको उत्पन्न किया जाए, किनकी सहायता से? मूल राशियों की सहायता से। वे सभी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न करते हैं, व्यक्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। और जानते हैं इन सातों को छोड़ के जितनी भी राशियां आपने पढ़ी अब तक, ये आगे आप पढ़ोगे, सब के सब क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। आपको समझें, वेग, त्वरण, बल, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बलागुण, शक्ति, शक्ति और सामर्थ्य एक ही चीज है, ठीक है? या संवेग, आवेग, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, घनत्व, जितनी भी राशियां आपने पढ़ी हैं या आगे आप पढ़ाई करोगे, सब के सब क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और ये सारी राशियां इन्हीं मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। आप पूछोगे कैसे? बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया मान लो चाल, स्पीड, ठीक? स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखना, स्पीड, चाल, इसको व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? डिस्टेंस का मतलब दूरी, और किसका? समय का मतलब टाइम। अब जानते हो ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, और मूल राशियों की सहायता से इसको हम व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? ये व्युत्पन्न राशि है। या उसी प्रकार से हम वेलोसिटी ले लें, वेलोसिटी बराबर क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंस। तो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की क्या? दूरी है, और टाइम डिफरेंस भी एक प्रकार से क्या? टाइम है। दूरी भी क्या? मूल राशि, समय भी क्या? मूल राशि। यानी वेग को भी व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता आप ले रहे हो। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। इस प्रकार से आपने देखा मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, और मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक आपने देखा। अब आगे चलते हैं, मापन की विभिन्न प्रणालियां। देखो मापन की अलग अलग पद्धतियां हैं। सबसे पुरानी जो पद्धति है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, ठीक? इसको आप क्या बोलते हो? फुट पाउंड सेकेंड। उसके बाद फिर आपकी अगली पद्धति है सीजीएस सिस्टम, इसको आप क्या बोलते हो? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसके बाद फिर कौन सी? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। फिर उसका जब विद्युत धारा की खोज हो गई तो उसको भी साथ में ऐड किया गया एमकेएसए, जिसको आप क्या बोलते हो? मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम। और वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है इन प्रेजेंट, एसआई, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। और उसमें गिन के 7 मात्रक हैं। 7 क्यों हैं? क्योंकि 7 मूल राशियां हैं, इन्हीं के 7 मात्रक हैं। और उसमें कौन कौन से मात्रक हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ये सातों आपके मात्रक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आप कह सकते हो, या इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हो, जिसमें आपका उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद फिर आप देखना विमा क्या होती है। देखो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने हेतु मूल राशियों पर हम जो पावर लगाते हैं, पावर मीन्स क्या? घात, उसको हम क्या बोलते हैं? विमा कहते हैं। देखो वेग, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समयांतराल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंस। और विस्थापन भी एक प्रकार की क्या? दूरी है। तो आप किसके लिखोगे? इसको एल से। और समयांतराल इसको आप किससे लिखोगे? टी से। टी ऊपर चला गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1। ये क्या हुआ जानते हो? वेग का विमीय सूत्र है। उसी प्रकार त्वरण, एक्सेलरेशन, ये बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अच्छा, वेग में जो भी परिवर्तन होगा कोई ना कोई वेग ही तो होगा। तो वेग का भी आपने क्या निकाला? एल टी की पावर -1, तो यहाँ पे ऊपर एल टी की पावर -1 हो गया। अपान समयांतराल, टाइम डिफरेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? टी। ये टी ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2। ये क्या कहलाएगा? त्वरण का विमीय सूत्र कहलाएगा।
उसी प्रकार बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की जगह पे m और त्वरण की जगह पे अभी आपने निकाला एल टी की पावर -2, इकट्ठा करो तो बराबर क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2। ये क्या कहलाएगा, बल का विमीय सूत्र। इसी प्रकार जितनी भौतिक राशियां हैं सबका विमीय सूत्र आप ज्ञात कर सकते हो। अब रही बात विमा किसे कहते हैं, तो अभी हमने कोई डेफिनेशन बताया, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने हेतु मूल राशियों पर जो पावर लगाते हो, घात लगाते हो, उसी को आप क्या कहते हो, विमा कहते हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बल के विमीय सूत्र में द्रव्यमान की विमा कितनी, तो आप जानते हो m के ऊपर कितनी पावर लगाए हो, कुछ नहीं लगा, मतलब क्या 1। तो आप जानते हो बल के विमीय सूत्र में द्रव्यमान की विमा कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी प्रकार अगर आपसे कोई कहे कि बल के विमीय सूत्र में दूरी की विमा बताओ, तो दूरी के लिए आप L का प्रयोग कर रहे हो और उसके ऊपर पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या माना जाएगा, 1। इसका मतलब कि बल के विमीय सूत्र में दूरी की विमा कितनी हो गई, 1 हो गई। या उसी प्रकार से बल के विमीय सूत्र में समय की विमा कितनी, -2, क्योंकि टी के ऊपर आपने पावर कितना लगाया, -2 लगाया। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहता है कि त्वरण के विमीय सूत्र में द्रव्यमान की विमा बताओ, तो त्वरण के विमीय सूत्र में द्रव्यमान है ही नहीं, m यहाँ पे नहीं है ना, तो क्या मानेंगे, m की पावर 0, मतलब त्वरण के विमीय सूत्र में द्रव्यमान की विमा कितनी होगी, 0। इस प्रकार से आपने देखा विमा क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है। कोई भी भौतिक राशि है अगर उसका फार्मूला आपको मालूम है तो विमीय सूत्र आप बता सकते हो। कुछ तो ओरल चलो डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, जैसे बहुत सिंपल सा, अगर आपसे कहें कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, तो आप जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और बल का भी आपने निकाला एम एल टी की पावर -2 और विस्थापन का कितना हो जाएगा, L। आप मल्टीप्लाई करो, क्या निकल के आ गया, ml² टी की पावर -2। या फिर शक्ति या सामर्थ्य, ये बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य का कितना भी आपने निकाला, ml² टी की पावर -2 और बटे समय के लिए कितना, t। आप जानते हो t को आप नीचे से ऊपर लेके जाओ तो क्या निकल के आएगा, ml² टी की पावर -3। इसी प्रकार से कोई भी भौतिक राशि है अगर उसका फार्मूला आपको मालूम है तो विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो। जैसे बिल्कुल सिंपल सा आपसे हम बात करें, संवेग, रेखीय संवेग, इसको स्मॉल p से लिखते हो, ये बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m, और वेग का क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1। दोनों को इकट्ठा करो बराबर क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -1। इस प्रकार से आपने देखा विमीय सूत्र क्या होता है और विमा क्या होती है। देखो इसके पहले भी डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे कि मात्रक किसे कहते हैं। जानते हो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उस राशि का वह निश्चित मान होता है जिससे तुलना करके, कंपेयर करके हम उस भौतिक राशि का मापन करते हैं। जैसे आप यहां पे आओ, दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का। तो मीटर का हमने एक निश्चित मान लिया, अब कोई भी डिस्टेंस होगी उसी से कंपेयर कर देंगे। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, एक निश्चित मान उसका मान लिया कि इतना वजन हमारा 1 किलोग्राम कहलाएगा। किसी भी मास का अगर हमको मेजरमेंट करना होगा तो आप जानते हो किलोग्राम से कंपेयर कर लेंगे, कितने किलोग्राम है हम व्यक्त कर देंगे वहां पे। तो मात्रक की परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं, इसके बाद फिर आप देखना पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो विमाहीन होती हैं, उनकी कोई विमा नहीं होती है और फिर भी हम एक मात्रक के द्वारा उनको व्यक्त करते हैं। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। और उनको व्यक्त करने वाले मात्रकों को हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें, जैसे समतलीय कोण, सिंपल जो आपने कोण पढ़ा, एंगल। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। एंगल बराबर आर्क अपान रेडियस। तो आप जानते हो चाप भी एक प्रकार की क्या दूरी है, ऊपर L, और त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है, नीचे L। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, L की पावर 0 बराबर क्या 1। यानी समतलीय कोण, या जिसको आप कोण के नाम से अभी तक आप जानते रहे होगे, इसकी कोई विमा नहीं होगी। फिर भी कोण को एक मात्रक रेडियन के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अभी हमने आपको क्या समझाया कि ऐसी भौतिक राशियां जिनकी कोई विमा ना हो, तो नियमतः जब विमा नहीं तो मात्रक भी नहीं होना चाहिए, फिर भी किसी मात्रक के द्वारा उनको व्यक्त किया जाता हो तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, पूरक राशियां बोलते हैं। और ऐसे मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समतलीय कोण, जिसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। या फिर घन कोण, या उसी का दूसरा नाम है शंकु कोण, सॉलिड एंगल, और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इस प्रकार से आपने देखा पूरक राशियां क्या होती है और पूरक मात्रक क्या होता है। फिर आगे चलते हैं अदिश राशियां और सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। वे सभी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। और वे सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप सुनना। मान लो आपसे पूछें क्या टाइम हुआ, आप घड़ी में टाइम देख के आप बताओगे, उसके साथ दिशा तो नहीं जोड़ोगे, दिशा होती नहीं वहां पे, दिशा की कोई अनिवार्यता ही नहीं वहां पे। इसका मतलब क्या, समय को व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। समय कौन सी राशि कहलाएगी, अदिश राशि। या उसी प्रकार से मान लो मार्केट में आप गए,
सब्जी की दुकान पे आप गए, मान लो आपको भिंडी चाहिए, 2 किलो भिंडी चाहिए। अब दुकानदार से अब ये तो नहीं कहोगे कि 5 किलो भिंडी पश्चिम दे दो, या 2 किलो भिंडी पूरब दे दो, या फिर आप उससे को 3 किलो भिंडी पूरब से 30 अंश का कोण बनाते हुए दे दो। दिशा वहां पे कहां? यानी कि आप जानते हो दुकानदार से आप क्या भिंडी मांग रहे हो, उसका वजन आप बता रहे हो, मतलब उसका द्रव्यमान आप बता रहे हो, उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। अनर्गल है, दिशा होती ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान एक प्रकार से क्या हुई? अदिश राशि हुई। इसी प्रकार से तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे अदिश राशियों के, आप पढ़ाई करते रहोगे, आगे मिलता रहेगा। और वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल आपको दें, मान लो कोई छोटा बच्चा आया आपके सामने, कहीं चोट लग गई, रो रहा है, तुरंत आप कहते हो लाओ देखिए बेटा कहाँ लगी, कैसे लगी। आप किस नहीं जानते हो, आप ये जानना चाहते हो कोई चीज अगर देह में धंस गई है तो किस एंगल पे धंसी है, कितना कोण बनाते हुए धंसी है, क्योंकि उसी एंगल पे उसको निकालो। दूसरे एंगल पे निकालोगे उसकी स्किन फट जाएगी। तो कहने का आशय यहाँ पे कि उसको अगर चोट लगी मतलब उसके शरीर पे क्या लगा? बल लगा। तो उस बल की दिशा आप जानना चाहते हो। बल को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, तो बल क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। इस प्रकार से आपने देखा वे सभी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां। और वे सभी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। अच्छा, एक क्वेश्चन आप कर सकते हो कि आपने वीडियो की लेक्चर की शुरुआत करी थी, शुरू में आपने बताया था कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और यहां पे आप बता रहे हैं भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो ये क्या चक्कर है? तो आपको समझाएं, जब कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, तो हर बंटवारे का कोई ना कोई आधार होता है। मान लो क्लास में हमारे 100 बच्चे बैठे हैं। एक दिन हमारा मूड किया, हमने बच्चों से कहा कि बेटा जितने लोग बुक लेके आए हो वो सब लोग इधर बैठ जाओ, और जितने लोग बुक नहीं लेके आए वो सब लोग इधर बैठ जाओ। अब सारे बुक वाले जो बच्चे लेके आए थे वो सारा अपना बुक उठा उठा के एक किनारे इस रो में पूरी बैठ गए, और जो बिना बुक वाले थे वो आपका इधर बैठ गए। क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों का हुआ कि नहीं? बंटवारा हुआ कि नहीं? हर बच्चा आपका, बुक वाले सारे बच्चे इधर बैठे और बिना बुक वाले सारे बच्चे इधर बैठे, बंटवारा हो गया क्लास का। फिर नेक्स्ट डे वही बच्चे आए। अगले दिन मान लो हमारा मूड किया, हमने कहा जितने लोग होमवर्क करके लाए हैं वो लोग इधर बैठे, और जितने लोग होमवर्क करके नहीं लाए वो लोग इधर बैठे। अब जितने होमवर्क करके लाए थे अपनी कॉपी उठाई और वो इधर बैठ गए, और जितने होमवर्क नहीं करके लाए थे वो अपना मुंह छिपाते हुए, मुंह चुराते हुए, जो भी कह लो, वो आपका इधर बैठ गए। अब आप बताओ बेटा, क्या कोई जरूरी है कि जो बच्चा पहले दिन जहां बैठा था नेक्स्ट डे वो वहीं बैठेगा? बिल्कुल नहीं। तो अब तो पहले दिन भी बंटवारा हुआ, दूसरे दिन भी बंटवारा हुआ, लेकिन दोनों दिन बंटवारे का आधार क्या था? अलग अलग था। पहले दिन बंटवारे का आधार क्या था? बुक लाए हो कि नहीं लाए हो। नेक्स्ट डे बंटवारे का आधार क्या था? होमवर्क करके लाए हो कि नहीं करके लाए हो। और बंटवारे का आधार बदला तो बंटवारा बदल गया। उसी प्रकार से आपका शुरू में आपने देखा भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो वहां पे बंटवारे का आधार क्या था कि अन्य राशियों पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो मूल राशियां, अगर करता है तो क्या? व्युत्पन्न राशियां। और अभी जो तुरंत आपने देखा अदिश राशियां, सदिश राशियां, इसमें बंटवारे का आधार क्या है कि दिशा की आवश्यकता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अदिश राशियां, और अगर दिशा की आवश्यकता है तो सदिश राशियां। इस प्रकार से आपने अदिश राशियां, सदिश राशियां देखा। सदिश राशियों को हमेशा तीर के चिन्ह के द्वारा, एरो मार्क के द्वारा व्यक्त करते हैं, और एरो मार्क की मतलब तीर के चिन्ह की जो लंबाई होती है वो सदिश राशि के परिमाण को बताती है, और तीर की जो दिशा होती है वो सदिश राशि की दिशा को बताती है। अब सदिश राशियों को हम चाहें तो आपस में उसका एडिशन भी कर सकते हैं, आपस में जोड़ भी सकते हैं। सदिश राशियों को आपस में क्या घटा भी सकते हैं, सदिश राशियों को आपस में क्या गुणा भी कर सकते हैं, सदिश राशियों को आपस में क्या भाग भी कर सकते हैं। जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपका वेक्टरों का जोड़ना या घटाना उसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि मोस्टली उससे क्या लॉन्ग क्वेश्चन निकलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं गुणा पे। आप जानते हो पहली बात, किसी भी वेक्टर को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? वेक्टर। किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? वेक्टर। लेकिन किसी भी वेक्टर को किसी अन्य वेक्टर से अगर गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल स्केलर भी हो सकता है और उसका गुणनफल वेक्टर भी हो सकता है। आप पूछोगे ये क्या बात हुई? स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें। आप जानते हो बल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और विस्थापन ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन बल को विस्थापन से गुणा करो तो क्या मिलता है? कार्य, जो कि स्केलर है, अदिश राशि है। तो आपने देखा बल को विस्थापन से गुणा किया और क्या मिला? कार्य। जहां पे बल क्या? वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन भी क्या? वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन कार्य क्या? स्केलर क्वांटिटी। मतलब 2 वेक्टरों का हमने गुणा किया और गुणनफल क्या निकला? स्केलर निकला। तो इस प्रकार के गुणन को आप क्या कहते हो? स्केलर गुणन कहते हो, और इसको आप डॉट चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हो। डॉट मीन्स क्या? एक बड़ी सी बिंदी आप लगा दोगे।
इसका गुणनफल क्या निकलेगा, इसका भी फार्मूला है, अभी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल आपको दें, बलाघूर्ण आपने नाम सुना होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल के क्रिया रेखा का गुणन अक्ष से अभिलंबित विस्थापन। तो बल क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और बल के क्रिया रेखा का गुणन से अभिलंबित विस्थापन, वो भी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का गुणा किया, गुणनफल हमको क्या मिला, बलाघूर्ण मिला, और ये भी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, दो वेक्टरों का हमने गुणा किया और गुणनफल क्या मिला, वेक्टर मिला। तो इस प्रकार के गुणन को आप क्या कहते हो, वेक्टर गुणन कहते हो, और क्रॉस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हो। और जानते हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लो कोई दो वेक्टर हैं और बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो ऐसी कंडीशन में जानते हो, अगर स्केलर गुणन करोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और कॉस थीटा, वेयर थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और गुणनफल भी क्या होगा, स्केलर होगा, क्योंकि आप जानते हो यहां पे डॉट है ना, डॉट का चिन्ह कब लगाते हैं, जब गुणनफल हमको यहां पे स्केलर मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, दो वेक्टर है, दोनों का हमने स्केलर गुणन किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये गुणनफल निकला, और गुणनफल की कोई दिशा नहीं होगी, क्योंकि गुणनफल क्या, अदिश राशि है। अच्छा, उसी प्रकार से मान लो कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का हमने गुणा किया, गुणनफल हमको वहां पे क्या, वेक्टर मिल गया। तो उसके लिए फिर आप जानते हो क्रॉस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये बराबर आपका हो जाएगा ए बी और यहाँ पे साइन थीटा, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे एन कैप कॉमा लगाते हैं। ये क्या, वेक्टर ए का परिमाण, ये क्या, वेक्टर बी का परिमाण, और साइन थीटा में थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। फिर आप पूछोगे एन कैप क्या चीज है, तो आपको समझा एन दैट इज यूनिट वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या, इकाई है। इकाई का मतलब इकाई धाई सैकड़ा नहीं, इकाई का तात्पर्य यहाँ पे क्या, वन, ओनली वन। और साथ में क्या, ऊपर कैप लगा हुआ है, कैप का तात्पर्य क्या, ये अपने साथ दिशा लेके आएगा, और जो इसकी दिशा होगी वही गुणनफल की दिशा कहलाएगी। और इसकी दिशा को भी ज्ञात करने का बहुत आसान नियम है। मान लो कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, हमको इनके गुणनफल की दिशा चाहिए, तो आप एक काम करो, दोनों वेक्टरों को मिलाने वाले तल के अभिलंबवत कोई स्क्रू ले लो। स्क्रू मतलब क्या, पेंच, ठीक। और पेंच को इस प्रकार से घुमाओ कि आपका अंगूठा पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर और लघु कोण की ओर से घूमे, जिधर से कम कोण बने। ऐसी कंडीशन में पेंच के नोक के गति की जो दिशा होगी वही आपका दोनों वेक्टरों के गुणनफल की दिशा को व्यक्त करता है। इस प्रकार से आपने स्केलर गुणन और वेक्टर गुणन आपने देखा। अपने देश को हम सभी लोग भारत माँ मानते हैं, और भारत माँ की सीमा सुरक्षा से संबंधित परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो। अगर आप वास्तव में भारत माता को पसंद करते हो तो आप एक बार कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखना। देखो, वेक्टर अभी तक आप पढ़ रहे थे, वेक्टर संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराने चल रहे हैं, मास्टरपीस क्वेश्चन है। आप देखना, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, यदि वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू -i प्लस जे प्लस के एवं वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 2k, तो निम्न का मान बताओ। ये क्या, वेक्टर ए का मॉड, ये क्या, वेक्टर बी का मॉड, यहाँ पे क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, यहाँ पे क्या, वेक्टर माइनस वेक्टर बी का मॉड, यहाँ पे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इतना आप समझ गए तो आप समझ लो एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, और साथ में आपका वेक्टर ए का मॉड क्या होता है, वेक्टर बी का मॉड क्या होता है, ये सब भी आप समझोगे। आप पूछोगे आई जे के क्या चीज़ है, और उसके पहले आपको समझाएं। देखो, वेक्टरों की कई वैरायटीज होती हैं, जैसे समान वेक्टर, इसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अगर मान लो कोई दो वेक्टर हैं, उनके परिमाण और उनकी दिशा दोनों बराबर है, तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, समान वेक्टर। फिर आता है विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। मान लो कोई दो वेक्टर हैं, उनके परिमाण तो एक समान है परंतु दिशा परस्पर विपरीत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत वेक्टर। फिर आता है समदिश वेक्टर। समदिश वेक्टर का तात्पर्य क्या होता है कि अगर कोई दो या दो से अधिक वेक्टर हैं, उनकी दिशाएं समान हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समदिश वेक्टर बोलते हैं, ठीक। फिर समांतर वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर हैं, भले छोटे बड़े हो, परिमाण अलग अलग हो, क्रिया रेखा भी क्या अलग अलग हो, लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं अगर परस्पर समांतर हैं, तो इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, समांतर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। या उसी प्रकार से आपका एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण मतलब उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू एक हो, वन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकांक वेक्टर। और एकांक वेक्टर को अक्सर हम, आप जानते हो, उस प्रकार से एक सिंबल लगाते हैं, इसको कैप सिंबल बोलते हैं, इसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। फिर आता है इसके बाद लंब कोणीय एकांक वेक्टर। देखो, एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक वेक्टर को हम आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्सिस के अनुदिश एकांक वेक्टर को हम जे कैप से लिखते हैं, और जेड एक्सिस के अनुदिश एकांक वेक्टर को हम के कैप से लिखते हैं। और आई कैप, जे कैप और के कैप, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहते हैं। फिर आता है शून्य वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो
उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य वेक्टर, और इसकी दिशा क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो ये थी वेक्टरों की कुछ वैरायटीज। अब हम इसके बाद चलते हैं, जैसे आप देखो वेक्टर ए आपका इसकी वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर बी उसकी वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपसे कहता है कि वेक्टर ए का मॉड बताओ, तो इसके लिए क्या होगा, आप वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट का सिंबल आप लगाओगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर ए वाई स्क्वायर और फिर उसके बाद ए जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आओ वेक्टर ए, अब आप पूछोगे ए एक्स क्या चीज़ है, आई के साथ जो भी गुणांक है दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स। तो आई के साथ यहाँ पे क्या माइनस आई लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे -1। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -1। स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर ए वाई का तात्पर्य क्या हुआ, जे के साथ जो भी इसका गुणांक है, मल्टीपल है, वही आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, ए वाई। तो आप जानते हो केवल आपका जे है, जे के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1। स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर ए जेड का तात्पर्य क्या हुआ कि के साथ का जो भी गुणांक है वो किसका मान आपका होगा, ए जेड का मान। तो यहाँ पे क्या हो गया 1। स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया। अच्छा आप पूछोगे कि यहाँ पे आपने देखा तो एक ही वैल्यू क्यों, क्योंकि वेक्टर ए के मान में तो सब दिया हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे रूट हो गया, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और फिर +1 का स्क्वायर कितना 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया √3। ये किसकी वैल्यू निकली, वेक्टर ए के मॉड की वैल्यू निकली। आप देखना ऐसे ये। उसी प्रकार से अगर वेक्टर बी का मॉड चाहिए तो आप आगे देखना, वेक्टर बी का मॉड दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप लिखोगे bx का स्क्वायर, फिर यहाँ पे by का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे bz का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप रूट लगाओगे। आप आगे देखना bx, तो वेक्टर b की वैल्यू में देखो x मतलब क्या, i कैप। आप जानते हो एक्स एक्सिस के अंदर इस एकांक वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को आप कैसे आई कैप से लिखते हो, ठीक। तो आई के साथ गुणांक कितना है 2 है, तो bx का मान कितना हो गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, फिर by का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे j के साथ जो भी गुणांक होगा वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, by कहलाएगा। यहाँ पे j है ही नहीं, तो अगर j नहीं है तो आप जानते हो by की वैल्यू कितनी हो गई 0 का स्क्वायर प्लस, अब bz, तो k के साथ गुणांक कितना 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे, आप देखना तो √2 का स्क्वायर कितना 4 + 0 और +4, और यहाँ पे क्या आ गया आपका √8, या इसी को आप चाहो तो 4 × 2 भी कह सकते हो, और यह बराबर कितना हो गया 2√2। ये किसकी वैल्यू निकली, वेक्टर बी के मॉड की। ये किसकी वैल्यू, वेक्टर ए के मॉड की, ठीक। मॉड मीन्स क्या, मापांक, या इसको मॉडुलस भी आप कह सकते हो, किसका, वेक्टर ए का। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट आपने देखा और सेकंड पार्ट आपने देखा। अब आपको देखना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। अब वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों को क्या करो, ऐड कर दो और उसका मॉड निकाल दो। कैसे निकालोगे, जैसे आपने ये निकाला। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हम वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे, वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू -i + j + k, यहाँ से देख के लिखा गया, ठीक। फिर वेक्टर बी, तो वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू कितना है 2i + 2k, तो 2i + 2k। अब बोलोगे यहाँ पे क्यों लिखा, तो आप जानते हो आई के नीचे आई वाला पद, जे के नीचे जे और के नीचे के। वेक्टर बी की वैल्यू में जे नहीं है तो यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, इस प्रकार से लिख दिया। अच्छा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड निकालना है तो भी आपका वेक्टर ए ऊपर लिखेंगे, ये वेक्टर बी नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो प्लस करने पे आप जानते हो सिंबल चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या अगर प्लस है, आप देखना यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर भी आप जानते हो यहाँ पे इसके है ना 2 के पहले कौन सा सिंबल प्लस, तो ये प्लस मानेंगे और यहाँ पर भी क्या प्लस मानेंगे, ठीक। अच्छा उसी प्रकार से माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस हो गया, और जब माइनस करोगे आप यहाँ पे तो आप जानते हो सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे है ना 2i, आगे कौन सा सिंबल प्लस है, तो चूंकि माइनस करो तो सिंबल चेंज हो गया, यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया। अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, और प्लस है तो क्या माइनस हो गया। अब आप आगे देखना, तो ये जो नया सिंबल में लगा इसी को हम मानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या +2i और -i, तो बराबर कितना हो गया i, फिर +j ये, और उसके बाद फिर +2k ओके, तो कितना हो जाएगा +3k, ये लो। उसी प्रकार यहाँ पे आप आ जाओ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो नया सिंबल हमने लगाया यहाँ पे हम उसी को मानेंगे। तो आप जानते हो -i और -2i, तो बराबर यहाँ पे हो गया -3i, उसके बाद फिर +j, और फिर आप देखना +k और -2k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -k, ये लो। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू आई, और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू आई।
अब हमको इसका मॉड निकालना है। तो मॉड के लिए आप जिस प्रकार से अभी अपने वेक्टर ए वेक्टर बी का अलग अलग आपने मॉड निकाला था, सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी एक अपना दो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देखना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसका हमको यहाँ पे क्या चाहिए, मॉड चाहिए। तो ऐसे मॉड का हमने सिंबल लगा दिया, इक्वल का सिंबल लग गया। अब आप यहाँ पे आओ, रूट लगाओ, ठीक, यहाँ पे ऐसे रूट लगाओ, ये लो, ठीक। आप देखना आई के साथ गुणांक क्या है, 1 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ यहाँ पे गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस के साथ गुणांक क्या 3, तो यहाँ पे क्या 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे रूट हो गया, ठीक। 1 का स्क्वायर कितना, 1 + 1 + 9, तो बराबर आपका 9 1 10 हो कितना 11, तो यहाँ पे √11, ये लो, ये क्या निकला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड निकला। अब यहाँ पे आते हैं, आप देखो आई के साथ गुणांक कितना -3 है, तो यहाँ पे क्या -3 का स्क्वायर हो गया। जे के साथ गुणांक कितना +1 है, तो यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस के साथ गुणांक क्या -1 है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो गया। और इस प्रकार से आप देखोगे रूट लगा, ठीक। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर कितना 1, और -1 का स्क्वायर भी कितना 1, यहाँ पर भी कितना आ गया √11, ठीक। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालते हैं। आप देखना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। आप जानते हो ax, तो ax का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए में i के साथ के गुणांक, तो आप जानते हो यहाँ पे -i है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया -1, फिर bx, तो वेक्टर बी में i के साथ गुणांक कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस का सिंबल है तो प्लस हो गया। फिर ay, वेक्टर ए में j के साथ का गुणांक कितना +1, तो यहाँ पे क्या 1 लिख दिया, प्लस नहीं लगा तो क्या प्लस ही तो माना जाएगा। फिर by, तो वेक्टर b में j के साथ का गुणांक तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर प्लस के नीचे प्लस हो गया। फिर az, तो आप जानते हो वेक्टर ए में k के साथ का गुणांक कितना 1, ठीक, और फिर bz, वेक्टर b में k के साथ का गुणांक कितना 2, ठीक। तो आप जानते हो -1 × 2 बराबर कितना -2, प्लस 1 × 0 कितना 0, प्लस 1 × 2 बराबर कितना 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो -2 और +2 बराबर कितना 0, ये निकला। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी निकली, 0 निकली। अच्छा, जानते हो क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया, अगर हम आपसे कहें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का कोण बताओ, तो आप जानते हो वेक्टरों की प्रॉपर्टी होती है। आप जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। जैसे आपको समझाएं यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू AB cos थीटा। और आप जानते हो वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, और आप यहाँ पे देख रहे हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है 0, मतलब निश्चित रूप से cos थीटा बराबर क्या होगा 0, और cos के टेबल में 0 कितने पे आता है 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, π/2 रेडियन होगा। आगे चलते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको भी आप देखना। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको निकालने का एक अलग तरीका है, आप सीखे रहो, आपके काम आएगा। आप देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हमको निकालना है तो आप एक काम करो, इक्वल लगाए, 2 लाइन आपने वर्टिकल यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक। आई जे के आप यहाँ पे लिख दो ऊपर, क्योंकि अब जानते हो सारी वैल्यू आई जे के पद में है, तो आप यहाँ पे आई जे के ऊपर लिखो। फिर आप एक काम करो, पहले कौन सा वेक्टर लिखा ए, तो आप वेक्टर ए पे चलो। आई के साथ का गुणांक कितना है -1, तो यहाँ पे आप लिख दो -1, ठीक। फिर j के साथ का गुणांक कितना है +1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। फिर k के साथ का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे हो गया 1, ठीक। अच्छा, उसके बाद वेक्टर b है, तो वेक्टर b में आप देखो उसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, तो वेक्टर b में आप चलो i के साथ गुणांक कितना 2, तो उसको यहाँ पे लिखो 2। फिर j, यहाँ पे j है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या 0 हो गया। फिर k, तो k की जगह पे कितना 2 हो गया। सबसे पहले आप इसको लिख दो, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना, या आप कह सकते हो सारणिक रूप में लिखना, ठीक। सबसे आसान तरीका ये होता है कि ट्रिक आप पकड़ो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप सुनो, अब यहाँ पे आई है तो आप आई लिख दो, 2 वर्टिकल लाइन खींच दो, फिर -j यहाँ पे है ना, फिर 2 वर्टिकल लाइन खींचो, फिर +k, फिर 2 वर्टिकल लाइन खींचो। आपको फिर याद दिलाएं, पहला वाला प्लस में आई, फिर दूसरा वाला माइनस में कौन j, और फिर अगला वाला प्लस में, मतलब प्लस माइनस प्लस, और 2 वर्टिकल लाइन सबके बगल में खींच गई। आप पूछोगे अब क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे आई लिखा है ना, यहाँ पे ढूंढो आई, यही तो है, तो आई के सामने का पूरा आप यहाँ पे छिपा लो, और आई के नीचे का पूरा आप छिपा लो, तो जो नहीं छिपा उसको ऐसे लिख दो आप।
तो आप जानते हैं यहाँ पे आई है ना, तो आई के सामने का पूरा हमने छिपाया, आई के नीचे का पूरा छिपाया, तो ये नहीं छिपा, जो नहीं छिपा उसको आपने यहाँ पे लिख दिया 1 1 और यहाँ पे 0 और 2। अब उसके बाद माइनस जे है, तो जे यही तो है, तो जे के अगल बगल हॉरिजॉन्टल में जो कुछ भी लिखा है आप जिसको छिपा लो, और जे के नीचे जो कुछ भी लिखा है छिपा लो, और जो नहीं छिपा उसको यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 और यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 2। अब के पे आओ, के यही तो लिखा हुआ है, ठीक। के आपका हॉरिजॉन्टल जितना है आप इसको छिपा लो, और के वर्टिकल जितना है आप इसको छिपा लो, जो नहीं छिपा उसको वहां पे लिख दो। तो -1 2, यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ पे 2, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप आप देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल है तो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आई है तो आई हो गया। अब आप आगे देखो क्या करेंगे, जानते हो, इसका इससे गुणा, फिर माइनस का सिंबल, फिर इसका इससे गुणा। उसी प्रकार -j लिखो, फिर इसका इससे गुणा, फिर माइनस का सिंबल, फिर इसका इससे गुणा, फिर आप +k लिखो, फिर इसका इससे गुणा, फिर माइनस का सिंबल, इसका इससे गुणा। जैसे होता नहीं पुराने जमाने में तलवार से तलवारबाजी होती थी, ऐसे ऐसे तलवारबाजी आपको करनी है। आप यूं कह सकते हो ऐसे ऐसे, मतलब इसका इससे गुणा, फिर माइनस का सिंबल, इसका इससे गुणा, फिर यहाँ पे आओ इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, फिर यहाँ पे आओ ऐसे ऐसे, मतलब इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। चलो लिखते हैं, आप देखना, तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई हो गया। अब इसका इससे गुणा, तो यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे क्या 2, फिर माइनस का सिंबल हो गया, ठीक। अब इसका इससे गुणा, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो -j है तो यहाँ पे -j हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो ना, फिर वही तलवारबाजी इस प्रकार से, फिर ये, तो आप देखो -1 2, तो -1 2, फिर माइनस का सिंबल, और फिर ऐसे 1 2, तो देखो 1 2 हो गया, फिर +k है तो यहाँ पे +k हो गया, ठीक। फिर आपका इसी प्रकार से आपका, तो यहाँ पे कितना -1 और यहाँ पे क्या 0, फिर माइनस का सिंबल, फिर 1 और 2, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कितना 2 हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए। अब देखना, आई के नीचे आई हो गया, ब्रैकेट शुरू हो गया। आप जानते हो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, और यहाँ पे माइनस और 1 × 0 बराबर कितना 0। फिर यहाँ पे -j तो -j हो गया। अब यहाँ पे और -1 × 2 बराबर कितना -2, ठीक। और फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल और 1 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर उसका +k, तो +k हो गया। -1 × 0 बराबर क्या 0, और फिर माइनस हो गया, और 1 × 2 बराबर क्या हो गया 2। अब इसको जब आप फिर सॉल्व करोगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 2 में से 0 गया कितना हुआ 2, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 × i। फिर यहाँ पे आओ, -2 कितना -4, और -4 × -j, तो बराबर क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पे क्या j। अच्छा उसके बाद चलो -2 यहाँ पे, भाई 0 में -2 घटाओगे कितना -2 ही तो आएगा, और यहाँ पे क्या k, तो आप जानते हो यहाँ पे -2k, ये लो, ये किसकी वैल्यू आई आप जानते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। तरीका आप ढंग से समझना। उसी के बाद मान लो इसको हमको मॉड निकालना है। आप देखना, तो आप जानते हो जैसे यहाँ पे हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन मान लो हम आगे बढ़ा दें, इसका हमको मॉड निकालना है। तो जिस प्रकार से इसके पहले आप मॉड निकाले थे, वैसे इसका भी आप मॉड निकाल लोगे। आप यूं कहोगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड दैट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या रूट का सिंबल लगाओगे ऐसे, फिर आई के साथ के गुणांक का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ के गुणांक का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 4 का स्क्वायर, प्लस के साथ के गुणांक का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लगाओ रूट, ठीक। अब आप यहाँ पे आओ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस -2 का स्क्वायर कितना 4, तो बराबर कितना आपका हो गया 16 + 4 कितना 20, और +4 बराबर कितना आपका हो गया √24। आपका आंसर निकल आया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकल आया। इस प्रकार से आपने देखा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पे कुछ क्वेश्चन आपने देखे। अब इसके बाद चलते हैं वेक्टर के संबंध में। आप जानते हो वेक्टरों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो हम अगर चाहें तो किसी भी वेक्टर को 2 परस्पर अवलंबित अक्षों के अनुदिश उसको वियोजित कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको समझाएं, मान लो कोई वेक्टर है, ये वेक्टर r। आप एक काम करो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचो ऐसे, और यहां से एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दो ऐसे, ठीक। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु जिसको आप कहते हो। अब आप एक काम करो, यहाँ पे आप जानते हो यहाँ वेक्टर r के हेड से एक आप यहाँ पे क्या लंब गिरा दो ऐसे ऐसे, और यहां से एक लंब गिरा दो ऐसे, ये, ठीक। जानते हो इसको वेक्टर r का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कहते हैं, क्षैतिज घटक, और इसको वेक्टर r का ऊर्ध्व घटक कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं।
इसको जानते हो किससे लिखेंगे, आर एक्स से, और इसको किससे लिखेंगे, आर वाई से। यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसको व्यक्त करेगी, आर एक्स को, और दिशा भी शामिल कर लो तो वेक्टर आर एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस किसको व्यक्त करेगी, आर वाई को, और दिशा भी ऊपर की ओर शामिल कर लो तो वेक्टर आर वाई हो जाएगा। आप आगे देखना, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम ओ है, इसका नाम ए मान लो, इसका नाम बी मान लो, और इसका नाम सी मान लो। अगर आपसे कहें ट्रायंगल ओ ए बी, आप देखना ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए बी, आप यूं कह सकते हो इन ट्रायंगल ओ ए बी, चलो ठीक। अगर आपसे कहें कि cos थीटा का मान क्या होगा, और यहां पे आपसे पूछें उसी ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हो cos थीटा दैट इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण इक्वल, चलो अच्छा, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप देखना, चलो तो आप जानते हो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब, और तिरछी वाली क्या कहलाती है, कर्ण, और जो बच जाए वो क्या कहलाती है, आधार। तो आप यहां पे आओ, लंब का नाम क्या है, ए बी, तो यहां पे क्या हो गया, ए बी। कर्ण का नाम क्या है, ओ ए, तो यहां पे ओ ए हो गया। अच्छा, उसी प्रकार यहां पे आधार, आधार का नाम क्या, ओ बी, तो यहां पे ओ बी हो गया, और कर्ण का नाम क्या है, ओ ए, तो यहां पे ओ ए हो गया। अब अगर आपसे कहे ओ बी की वैल्यू बोलो, तो ओ बी दैट इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा, और उसी प्रकार से यहां पे ए बी की वैल्यू बोलो, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए, और यहां पे साइन थीटा। आप आगे देखना, ए बी यही तो है। अगर आपसे कहें ए बी बड़ा है या ओ सी बड़ा है, तो आप यही कहोगे दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम है, और ये किसको व्यक्त कर रहा है, आर वाई को। तो आप यूं कह सकते हो ए बी दैट इज इक्वल टू ओ सी दैट इज इक्वल टू आर वाई। फिर आप यहां पे आओ, ओ ए, ओ से लेके ए, तो ये किसको व्यक्त करता है, आर को, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या, ओ ए, और यहां पे क्या हो गया, साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो आर वाई दैट इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, या आप यूं कह सकते हो आर साइन थीटा, या इस प्रकार से आर वाई दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, यहां पे आप आओ, ओ बी मतलब क्या, आर एक्स, तो ये हो गया आर एक्स दैट इज इक्वल टू ओ ए मतलब क्या, वेक्टर आर, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आपने देखा आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा, आर वाई बराबर क्या, आर साइन थीटा। ये क्या निकला, आप जानते हो आर एक्स और आर वाई दोनों क्या है, वेक्टर आर के कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या वर्टिकल कंपोनेंट है, या आप यूं कह सकते हो ये क्या क्षैतिज घटक है, ये क्या ऊर्ध्व घटक है। और जानते हो इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का परिणामी इसी वेक्टर आर के बराबर होगा। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो किसी भी वेक्टर का, जानते हो उसके दो परस्पर अवलंबित अक्षों के अनुदिश आप उसका घटक निकाल सकते हो। और एक बात आपको जानकारी दें, बहुत ही आसान जानकारी है और हमेशा आपके काम आएगा। कोई भी वेक्टर है, अगर उसका घटक निकालना हो तो सिर्फ एक लाइन जो हम बोल रहे हैं इसको आप याद रखना। आप किसी भी वेक्टर का किसी भी अक्ष के अनुदिश आप उसका घटक निकाल सकते हो। जानते हो जिस भुजा से कोण बनता है वो भुजा हमेशा आधार भुजा कहलाती है और हमेशा कॉस में होती है। बस इतना आप याद रखो। आप पूछोगे इसका मतलब क्या, जैसे आपको समझाएं, ये देखो इस प्रकार से आपका एक्सिस हो गई और मान लो कोई वेक्टर है ये, ठीक, और ये वेक्टर v है और ये एंगल मान लो आपका फाई है, ठीक। अब अगर आपसे कहें कि वेक्टर v का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा और वेक्टर v का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, तो जो हमने नियम बताया आप लगा दो। जिस भुजा से कोण बनता वो भुजा आधार भुजा कहलाती, हमेशा कॉस में होती है। तो आप जानते हो वेक्टर v है और एंगल फाई किससे फॉर्म कर रहा है, इससे, तो इसके लिए ये क्या आधार भुजा कहलाएगी, किसमें होगी, कॉस में। मतलब इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, v cos फाई, ठीक, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, v sin फाई। कोई दूसरा वेक्टर ले लो आप देखना, ये लो इधर, यहां पे आप आ जाओ ऐसे, ये मान लो वेक्टर e है, ठीक, ये लो, और यहां पे कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लो ये एंगल है अल्फा, ठीक। अब अगर आपसे कहें कि वेक्टर ई का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, तो आप जानते हो जिस भुजा से कोण बनता है वो भुजा आधार भुजा कहलाती, हमेशा कॉस में होती है। वेक्टर ई अल्फा कोण किससे बना रहा है, इससे, तो आप जानते हो ये किस में होगा, कॉस में, और ये किस में होगा, साइन में। मतलब ये कितना हो जाएगा, ई कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, ई साइन अल्फा इधर की तरफ और ई कॉस अल्फा इधर की तरफ। तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर का उसके परस्पर अवलंबित अक्षों के अनुदिश अगर आप चाहो तो वहां पे घटक या उसका कंपोनेंट निकाल सकते हो। और एक बात ये भी ध्यान रखना, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा।
इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब परिणामी इसके बराबर होगा। उसी प्रकार आर एक्स और आर वाई का जो परिणामी होगा वो वेक्टर आर के बराबर होगा। आर एक्स आर वाई क्या है? वेक्टर आर के घटक हैं, जिसमें से ये क्षैतिज में है तो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये ऊर्ध्वाधर है तो क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट। उसी प्रकार यहाँ पे आओ, v cos फाई और v sin फाई क्या है? वेक्टर v के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, और ये आपका हॉरिजॉन्टल में तो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वर्टिकल में तो क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, इस प्रकार से हमने वेक्टरों का वियोजन देखा। अब आपको बताएं वेक्टरों से जुड़ी कुछ और जानकारी। जानते हो वेक्टरों संबंधी दो नियम है, एक त्रिभुज का नियम और एक चतुर्भुज का नियम। पहले त्रिभुज का नियम आपको समझाएं। जानते हो यदि किसी बिंदु पर लगने वाले किन्हीं तीन बलों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज के चक्रीय क्रम में ली गई भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सके तो निश्चित रूप से वह बिंदु क्या होगा? संतुलन की दशा में होगा। ये त्रिभुज का नियम हो गया। और जब कभी पढ़ाया जाता है त्रिभुज के नियम का विलोम पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जानते हो जब क्लास में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं तो त्रिभुज के नियम के विलोम का प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता त्रिभुज के नियम का विलोम क्या है तो उसी बात को आप उल्टा करके कह दो। यदि कोई बिंदु तीन बलों के लगने के बाद भी संतुलन की दशा में है तो उन बलों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज के चक्रीय क्रम में ली गई भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा और त्रिभुज के नियम का विलोम पढ़ा, दोनों के भावार्थ में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ कहने के क्रम में। त्रिभुज के नियम में क्या कह रहे हैं हम? यदि किसी बिंदु पर लगने वाले किन्हीं तीन बलों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज के चक्रीय क्रम में ली गई भुजाओं के द्वारा व्यक्त कर सकें तो वह बिंदु संतुलन की दशा में होगा। ठीक, और त्रिभुज के नियम के विलोम में हम क्या कह रहे हैं? यदि कोई बिंदु तीन बलों के लगने के पश्चात भी संतुलन की दशा में है तो उन बलों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की चक्रीय क्रम में ली गई भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दोनों का भावार्थ है कि केवल कहने के क्रम में अंतर है। ठीक वही बात हुई जैसे आपसे कहें मन लगा के आप पढ़ाई करो, हमारे सारे लेक्चर्स को आप देख लो तो निश्चित रूप से एनडीए में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने आपको समझाया। और इसी प्रकार से किसी दूसरे लेक्चर में आपसे कहें कि एनडीए में अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो हमारे सारे लेक्चर्स को देखो और मन लगा के पढ़ाई करो। बात तो वही हुई, केवल कहने के क्रम में अंतर हुआ। वही चीज आपका अंतर यहाँ पे त्रिभुज का नियम और उसके विलोम में अंतर है। एक और नियम यहाँ पे है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ला पैरेललोग्राम। इस नियम में क्या होता है? यदि किसी बिंदु पर लगने वाले किन्हीं दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में उनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा। मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक, और इस पर कुछ दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q। इनके बीच का जो एंगल है अल्फा है। हमको इसका परिणामी चाहिए। तो परिणामी के लिए आप एक काम करो, इन दोनों को किसी समांतर चतुर्भुज की कोई भी दो संलग्न भुजा मान लो और मानते हुए चतुर्भुज आप पूरा करो। कैसे पूरा करोगे? इसी के ठीक समांतर ऊपर रेखा खींचो ऐसे, और जानते हो जितनी बड़ी ये है आप देखो नाप लो, उतनी बड़ी रेखा खींचो, ये लो, ठीक, और इसी के समांतर आप यहां पे खींचो, ये लो, ठीक। इसका नाम O मान लो, इसका नाम A मान लो, इसका नाम B मान लो, इसका नाम C मान लो। चतुर्भुज पूरा हुआ। अब एक काम करो, जानते हो इनका जो परिणामी होगा, नियम क्या कहता है? इनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा। तो आप इनका परिणामी दिखाओ। कैसे? इनके बीच से विकर्ण कौन सा? ये गुजर रहा है, ये इनका रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा। मतलब आप यूं कह सकते हो वेक्टर R दैट इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। और जानते हो एक फार्मूला भी है, R दैट इज इक्वल टू, यहां पे रूट लगाओ, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आते होते तो उसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं। आप सिर्फ इतना समझो, ये क्या है? वेक्टर P का परिमाण, ये क्या है? वेक्टर Q का परिमाण, प्लस 2PQ कॉस अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है? दोनों वेक्टरों के मध्य बना कोण है। इस प्रकार से फार्मूले मान रखे अगर आप चाहो तो R की वैल्यू भी निकाल सकते हो। या थोड़ा आसान बनाना तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और कॉस अल्फा, ये आ गया। अगर मान लो दोनों वेक्टरों के परिमाण आपको मालूम हो, बीच का एंगल अगर आपको मालूम है, तो इस प्रकार से अगर आप चाहो तो उनका परिणामी आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। और साथ ही साथ जानते हो अगर हमको इसकी दिशा चाहिए, किसकी? R की, तो इसकी दिशा बताने के लिए हम एक काम करें, ये एंगल हम नाप लें थीटा। किसी प्रकार थीटा का मान अगर पता चल जाए तो हम ये तो कह सकते हैं कि वेक्टर P से थीटा कोण किधर? वेक्टर Q की ओर, ठीक। तो दिशा के लिए क्या करते हैं? इसका भी एक फार्मूला है, tan थीटा
ध्यान देना, जहां पे थीटा क्या है, परिणामी वेक्टर आर द्वारा वेक्टर पी से बनाया गया कोण, ये बराबर होता है क्यू साइन अल्फा अपान पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। इस प्रकार से आप जानते हो क्यू अल्फा पी इन सब की वैल्यू रख के अगर आप चाहो टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और जब टेन थीटा की वैल्यू निकल आएगी तो थीटा की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। नहीं कुछ मिलेगा तो थीटा बराबर क्या, टेन इनवर्स, और हल करने में जो आएगा वो लिख देना। इस प्रकार से हमने देखा परिणामी निकालने का तरीका। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, समान परिमाण के किन्हीं दो वेक्टरों का परिणामी भी परिमाण में उनमें से किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर है, उन वेक्टरों के मध्य का कोण बताओ। ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। आप देखो समान परिमाण के दो वेक्टर हैं, उनका जो परिणामी है वो भी परिमाण में उनमें से किसी एक वेक्टर के परिमाण के क्या बराबर है, उन दोनों वेक्टरों के बीच का आपको कोण बताना है। अभी तुरंत आपने समझा, वी नो दैट आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, वेयर अल्फा दैट इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। आप आगे चलो, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे हो समान परिमाण के किन्हीं दो वेक्टरों, मतलब वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों का परिमाण क्या बराबर है। और ध्यान देना परिमाण बराबर है इसीलिए हमने आपका वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया। क्वेश्चन ये कह रहा है केवल परिमाण बराबर है, दिशा बराबर है नहीं कह रहा है। अगर दिशा बराबर कहता तो वेक्टर का सिंबल लगा के यहाँ पे लिखते, केवल परिमाण कह रहा है बिना वेक्टर का सिंबल लगाए हमने यहाँ पे लिखा। पी का मतलब क्या, वेक्टर पी का परिमाण, ठीक। क्यू का मतलब क्या, वेक्टर क्यू का परिमाण, ठीक। तो अब जानते हो पी बराबर क्या, क्यू हो गया। अच्छा जो परिणामी है वो भी या तो इनके परिमाण के बराबर है या इनके परिमाण के बराबर है। निष्कर्ष क्या निकला, पी दैट इज इक्वल टू क्यू दैट इज इक्वल टू आर। अब आपको जो पसंद हो उसको सब जगह लिख दो। मान लो आपको पी पसंद है, ठीक है, पहले लिखा हुआ इसी को लेते हैं। आप सुनो तो सब जगह यहाँ पे लिख दो। आप जानते हो आर बराबर क्या, पी तो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया इक्वल, चलो पी स्क्वायर, फिर आप जानते हो क्यू बराबर पी तो है, तो यहाँ पे क्या, पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी इंटू कॉस अल्फा। चलो तो यहाँ पे पी स्क्वायर और यहाँ पे कितना 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया कॉस अल्फा। आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2p स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया कॉस अल्फा। अब p स्क्वायर में 2p स्क्वायर माइनस करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2p स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। तो आप यहाँ पे आओ, कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो इस प्रकार से आपका निकल के आया -1/2, ठीक। अब आप एक बार इसको देखो, एक बार आप इसको देखो, कॉस के टेबल में -1/2 कितने पे आता है, 120 डिग्री पे। तो आप यूं कहोगे कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू -1/2 और ये कितने पे आता है, कॉस 120 डिग्री पे। ये लो बोथ साइड आप एंगल को कंपेयर कर दो, कोणों की तुलना कर दो, तो कोणों की जब तुलना करोगे तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। मतलब उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी तथा वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के परिमाण क्रमशः 3, 4 व 5 मात्रक हो। मात्रक का तात्पर्य क्या, अगर ये फोर्स है तो सबका मात्रक न्यूटन हो गया एसआई में, अगर आप ये वेलोसिटी है तो सबका मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया, जो आपका फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी दशा में वेक्टर तथा वेक्टर सी के मध्य का कोण बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, आप समझना है इसमें। अब देखो कोण किसके बीच का निकालना है, वेक्टर और वेक्टर सी के बीच का, और जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या दिया है, वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो एक बात तो आप पहले समझ लो, जिसके जिसके बीच का कोण निकालना है पहले आप पक्षांतर करके उसको किसी एक तरफ लाओ। जैसे आप देखो हमको किसके, वेक्टर और वेक्टर सी के बीच का कोण निकालना है, और जो इक्वेशन दिया है इसमें देखो क्या वेक्टर और वेक्टर सी एक तरफ है, एक तरफ का मतलब क्या, आइदर एलएचएस और आरएचएस क्या है, नहीं है। आप जानते हो एक इधर है लेफ्ट साइड में, सी किधर है राइट साइड में। तो अब इसको पहले पक्षांतर करके आप एक तरफ लेके आओ। तो मान लो पक्षांतर करके हम एक तरफ लाते हैं, आप सुनो। तो यहां पे आपका हो गया, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी। आप चेक करो, ठीक। एक बार फिर याद दिलाएं, ऐसा हमने क्यों किया, जिन दो वेक्टरों के मध्य का कोण निकालना हो उन दोनों वेक्टरों को पक्षांतर करके पहले किसी एक ओर लाओ, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, जिधर आपको आसान पड़े।
तो हमको यहाँ पे ए और सी के बीच का निकालना था, तो हम जानते हो सी को हमने पक्षांतर कर लिया, माइनस सी था, इधर क्या प्लस सी हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। आप एक काम करो, दोनों पक्षों का स्वतः गुणन, दोनों पक्षों का स्वतः गुणन। आप पूछोगे ये क्या होता है, जानते हो, इसको हम बोलते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। ठीक करने पर, चलो तो आप देख रहे हैं यहां पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, फिर डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। मतलब जो है उसको उसी से गुणा कर देना है। तो आप आगे देखो, इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा। चलो तो अगली लाइन क्या निकल के आएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। आप देखना ये, फिर इसका इससे गुणा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर इसका इससे गुणा करो तो प्लस करो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इससे गुणा तो प्लस करो यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, और दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। आप आगे चलो, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तो बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा, प्लस करो। अच्छा आप जानते हो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन होता है क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का तात्पर्य क्या, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर लिखा है तो इसको अगर हम चाहें तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसी कंडीशन में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिखा है तो इसी को मान के चले कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए सी, और यहां पे कितना हो गया, कॉस थीटा। और वैसे भी सुनो, अगर हम सी ए कॉस थीटा भी लिखते हैं तो सी ए कॉस थीटा ए सी कॉस थीटा एक ही बात हुई, फिर प्लस है तो हमने प्लस लगाया, फिर सी डॉट सी है तो सी स्क्वायर किया, और बी डॉट बी है तो हमने बी स्क्वायर कर दिया। अब आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या, सी स्क्वायर प्लस, और ए सी कॉस थीटा ए सी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ac, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप आगे देखो, हमको तो थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको रोको, बाकी सबको ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2ac और कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया, सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया, 2ac कॉस थीटा को ऐसे लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान, और यहां पे क्या हो जाएगा 2ac। अब आप यहां पे वैल्यू फिट करो, यहां पे आओ, चलो बी स्क्वायर, तो आप जानते हो बी की वैल्यू कितना, ए बी सी के मान 3 4 व 5 हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पे कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो हमने माइनस किया, फिर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पे क्या हो गया 3 का स्क्वायर, फिर आप आगे चलो यहाँ पे, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 का होल स्क्वायर, फिर 2 है तो हमने 2 किया, फिर a है तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया, और फिर यहाँ पे c है तो c की वैल्यू कितनी है 5, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। अब इसी को आप सॉल्व करो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक, और बटे फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 5 कितना 15 दूना 30 बराबर। चलो अब इसको आप सॉल्व करो, आप देखना यहाँ पे -9 -25 और +16, आप देखना इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -18 अपान, और यहाँ पे कितना 30, या इसी को और आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे आप जानते हो 2 9 18, 2 को 15 से आप करो, ठीक, फिर आपका 3 3 9, और यहाँ पे क्या 3 5 15, तो बराबर कितना आ गया -3/5। ये किसका माना है, कॉस थीटा का। अब आप यहां पे आ जाओ, तो कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू -3/5, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5, ये आपका आंसर आ गया। मतलब वेक्टर ए वेक्टर सी के मध्य का कोण कितना होगा, कॉस इनवर्स 3/5 होगा। इस प्रकार से इस लेक्चर को आपने देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करना, कमेंट भी आप करना, अधिक से अधिक आप शेयर करना,
और इसी प्रकार से हम आपका एनडीए की पूरी तैयारी आपको कराते रहेंगे। पहला लेक्चर था, कम से कम 50 से भी अधिक लेक्चर इस हमारे पराक्रम सीरीज के अंतर्गत आपको मिलेंगे। अगर इस प्रकार सारे लेक्चर्स को अगर आप देखते हो तो आप एनडीए के एग्जाम में बैठो, चाहे नेवी के एग्जाम में बैठो, चाहे कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आप बैठो, आप सारे क्वेश्चन फिजिक्स के आप करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। और एक जानकारी और आपको साथ ही साथ दें, वेक्टर पे आपने इतनी जानकारी आपने ली, अगर आपको और ब्रॉड गेज में जानकारी चाहिए तो हमारे इसी चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर पर केवल वेक्टर पर मोर देन 70 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो और डिटेल स्टडी आप कर सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पे।